नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की कहानी को समझने वाले हैं। मतलब उनकी रणनीति कैसे इवॉल्व हुई और कैसे समय और हालात ने उनके तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक ऐसा इंसान जो कभी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का पक्का हिमायती था, वो उसी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया। चलिए इसी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। गांधी की इस पूरी यात्रा को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि वो बैरिस्टर से एक्टिविस्ट कैसे बने। फिर दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयोगों पर नजर डालेंगे। उसके बाद भारत में उनके शुरुआती सत्याग्रह। फिर आएगा वो दौर जब सहयोग असहयोग में बदल गया। फिर आज़ादी के लिए उनका जबरदस्त संघर्ष और आखिर में एक राष्ट्रपिता के तौर पर उनका सफर और उसका दुखद अंत। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उनके शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई से, जिसने उनके शुरुआती नजरिए को, उनके वर्ल्ड व्यू को शेप दिया। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, और जब वो 1893 में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे, तब तक वो ब्रिटिश साम्राज्य के एक वफादार नागरिक थे। उन्हें सिस्टम के अंदर रहकर न्याय पाने पर पूरा भरोसा था। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो उनके साथ हुआ, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी आइडियोलॉजी ही बदल दी। और यहीं पे एक नए राजनीतिक हथियार ने जन्म लिया। ये घटना सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये एक निर्णायक मोड़ था। सोचिए, आपके पास फर्स्ट क्लास का वैलिड टिकट है, लेकिन सिर्फ आपके चमड़ी के रंग की वजह से आपको ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये उनके लिए ब्रिटिश न्याय की असलियत से पहला और बहुत कड़ा सामना था। और इसी अनुभव से जन्म हुआ सत्याग्रह का। 1906 में साउथ अफ्रीका में पहली बार इस्तेमाल हुआ ये आइडिया। सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, ये था सत्य बल, या कहे ट्रूथ फोर्स। इसके 2 असास थे। एक तो अहिंसा, मतलब कुछ भी हो जाए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना, और दूसरा अन्याय के खिलाफ सच के लिए तकलीफ सहने को तैयार रहना। ये अन्याय से लड़ने का एक बहुत एक्टिव, एक नैतिक और पूरी तरह से नॉन वायलेंट तरीका था। और गांधी ने सत्याग्रह को सिर्फ एक आइडिया तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे एक पूरे आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया, और फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म जैसी कम्युनिटीज बसाईं, जो एक तरह से सत्याग्रहियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गए। 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 को जब गांधी भारत वापस आए, तो वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब वक्त था साउथ अफ्रीका में तैयार की गई स्ट्रैटेजी को भारत की जमीन पर टेस्ट करने का। लेकिन उन्होंने आते ही कोई जल्दबाजी नहीं की। उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सलाह दी कि पहले 1 साल पूरे भारत में घूमो, देश की नब्ज को समझो, अपनी आंखें और कान खुले रखो, लेकिन मुंह बंद रखो। और फिर उन्होंने अपनी रणनीति को आजमाना शुरू किया। एक के बाद एक 3 बड़े अभियान हुए। 1917 में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह, जहां वो नील किसानों के हक के लिए लड़े। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और उसी साल खेड़ा सत्याग्रह। हाँ, ये लोकल लेवल पर मिली सफलताएं थीं, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह भारत में भी काम कर सकता है। बल्कि चंपारण की सफलता तो इतनी जबरदस्त थी कि रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। अब मोहनदास महात्मा गांधी बन चुके थे। यहां तक गांधी को अब भी लगता था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली में सुधार हो सकता है, पर बहुत जल्द कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस भरोसे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और यहीं से उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। ये जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग ही कर रहे थे। उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। यहाँ तक कि लोग उन्हें मजाक में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहते थे। 1915 में तो उन्हें कैसर-ए-हिंद मेडल भी मिला था। लेकिन फिर आया 1919 का वो काला साल। पहले तो आया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की खुली छूट दे दी। और इसी काले कानून के विरोध में हो रही एक शांतिपूर्ण सभा पर
13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो भयानक हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। गांधी के लिए ये आखिरी चोट थी। इन घटनाओं ने ब्रिटिश न्याय पर से उनका भरोसा पूरी तरह से उठा दिया और 1920 में उन्होंने अपना केसरे हिंद मेडल वापस कर दिया। ये सिर्फ एक मेडल लौटाना नहीं था, ये उनके वफादार अतीत से एक मुकम्मल अलगाव का ऐलान था। अब ये जो टेबल है ना, ये उनकी बदलती रणनीति का कह सकते हैं कि एक स्नैपशॉट है। देखिए कहाँ से कहाँ तक का सफर है। शुरुआत में क्या था? कानूनी याचिकाएं, अपीलें, ब्रिटिश न्याय पर पूरा भरोसा, और बाद में टोटल नॉन कोऑपरेशन, मतलब असहयोग, आर्थिक बहिष्कार, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक था चरखा। वो सिर्फ सूत काटने की मशीन नहीं थी, नहीं, वो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एक सीधा आर्थिक हमला था। और फिर सविनय अवज्ञा, मतलब अब हम सीधी कार्रवाई करेंगे, जैसा कि नमक मार्च में हुआ। सहयोग का चैप्टर अब बंद हो चुका था। अब गांधी एक राष्ट्र के कमांडर के तौर पर बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ये सवाल ही अपने आप में गांधी की रणनीतिक समझ को दिखाता है। 1930 का जो डांडी मार्च था, वो सिर्फ नमक के बारे में नहीं था, वो ब्रिटिश शासन की नैतिक सत्ता को चुनौती देने के बारे में था। और ये देखिए, क्या शानदार रणनीति थी। उन्होंने अंग्रेजों को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। अगर वो गांधी को गिरफ्तार करते तो वो जालिम दिखते, और अगर उन्हें नजरअंदाज करते तो उनका कानून और उनकी सत्ता कमजोर साबित होती। मतलब दोनों ही सूरतों में जीत गांधी की थी। ये एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। नमक मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये गांधी के नेतृत्व में हुए 3 बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में से एक था। पहला, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 तक आते आते उनका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। जब ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा तो उन्होंने उसे क्या कहा? एक दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। इस एक लाइन से पता चलता है कि अब वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं थे, और इसी के बाद करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इतने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन गांधी की कहानी का अंत आज़ादी के जश्न के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी त्रासदी के साथ हुआ। और हाँ, इस पूरे संघर्ष के दौरान उनका एक और बहुत ताकतवर हथियार हमेशा काम कर रहा था, उनका बौद्धिक शस्त्रागार। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये आंदोलन के औजार थे। इन्होंने ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया, एक एंटी कॉलोनियल पहचान बनाई और देश के कोने कोने में लोगों की सोच को बदला। लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, विचारों के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। और विडंबना देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी सांप्रदायिक दंगों की आग बुझाने के लिए नोआखली के गांवों में अकेले घूम रहे थे। और फिर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। जैसा कि नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। तो एक वफादार वकील से लेकर एक साम्राज्य को चुनौती देने वाले क्रांतिकारी तक गांधी की रणनीति का ये जो सफर था, वो हालात और उसूलों का एक जबरदस्त मिश्रण था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। याचिकाओं से लेकर विरोध तक गांधी की कौन सी रणनीति आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है?